एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो आज मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ ये 21 दिसंबर 2021 का पेपर है। एंड यहाँ पर इस पेपर में जो आपके लैंग्वेज 2 से क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश में, उनको हम कवर करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो वीडियो नंबर 21 था एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 22, जहां पर मैं लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, आपका चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज कोई सी भी आपने भाषा इंग्लिश ली है, तो सबके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट सेशन आज का होगा। So do not miss this session, and if you want to watch other videos as well, so you will get the link in the comment section. मैं वहाँ पे दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो बाकी सारी वीडियोस। ठीक है, तो चलिए फिर फाइनली हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, सो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड आप अपने मार्क्स जरूर बताना कि यहाँ पे जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चन है आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर पा रहे हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, A teacher told a story to class third students. एक टीचर ने क्लास थर्ड के बच्चों को स्टोरी सुनाई इंग्लिश में। She asked students to retell the story in their mother tongue in groups. So she is promoting thinking skill, multilingualism, bilingualism और story reading. सो यहाँ पे देखो सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है, पहले टीचर ने इंग्लिश में किसी कहानी को सुनाया एंड बच्चों को उनकी मदर टंग में उस स्टोरी को अपनी भाषा में कहने के लिए टीचर ने कहा। यानी अगर टीचर इस तरीके से पढ़ाता है तो इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म स्ट्रैटेजी। सो हियर द टीचर इज यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, एज अ स्ट्रैटेजी और एज अ एसेट। तो याद रखना कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, एक एसेट की तरह होता है। एक एसेट, एक रिसोर्स हम इसको कह सकते हैं या इसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चों की मदर टंग को वहां पे यूज करते हुए अपनी टीचिंग को करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 137 है, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाय। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को हम कैसे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली, पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क, रिसाइटिंग द पोएम्स इन कोरस और रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड इन कोरस आफ्टर द टीचर। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है टू डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है बेसिकली प्रवीणता होना भाषा में, यानी भाषा की एक समझ, भाषा की प्रवीणता होना जो है प्रोफिशिएंसी कहलाता है। और अगर हमें प्रोफिशिएंसी को अच्छा करना है तो सिंपली बेस्ट आंसर क्या होगा कि आप बच्चों की ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको सिखाएंगे, यानी कि पार्टिसिपेट करवाना उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन में। इसे हम कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कई बार ये वर्ड पढ़ा होगा, सुना होगा, क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें उनको कॉन्टेक्स्ट से सिखाना चाहिए, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड हमें उनको टास्क करवाने चाहिए। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है, द टर्म BICS एंड CALP वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब ये जो दोनों टर्म है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लेव वाइगोत्स्की, पानिनी, जिम क्यूमिन्स और जीन पियाजे। सो BICS एंड CALP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। पहली बात, इसकी फुल फॉर्म इतनी ज्यादा पूछी गई है लास्ट एग्जाम में, तो आपको दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एंड इसको दिया था जिम क्यूमिन्स ने। ठीक है, जिम क्यूमिन्स ने दिया था। BICS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स और CALP की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप चाहें तो अपने नोट्स, जहां भी आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे BICS एंड CALP की फुल फॉर्म। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। जिम क्यूमिन्स ने आइसबर्ग थ्योरी में इन दोनों चीजों की बात की है। BICS बेसिकली रिलेटेड होता है हमारे सोशल से, हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उससे संबंधित होता है। और जो CALP होता है ये ज्यादातर एकेडमिक होता है, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो बोथ आर रिलेटेड टू क्लासरूम एक्टिविटीज। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत बोला गया है। तो देर आर टू स्टेटमेंट्स, अब आपको इनको पढ़ना है और ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर। क्या हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है? तो ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हर एक का एक क्या होता है, रूल होता है, हर एक का एक सेंटेंस पैटर्न होता है, यानी कि हर एक की ग्रामर होती है। एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट्स स्क्रिप्ट। तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि हर भाषा की स्क्रिप्ट नहीं होती है। हिंदी की, संस्कृत की और ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है जिसकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। लैंग्वेज किससे संबंधित है? सोसाइटी बट नॉट कल्चर। तो पहला ऑप्शन बोला गया कि भाषा जो है वो हमारे समाज से संबंधित है लेकिन हमारी संस्कृति से नहीं होता, तो ये गलत हो गया। बिकॉज जो लैंग्वेज है वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही आती है, हर भाषा अपने संस्कृति से ही आती है, तो ये गलत हो गया। कल्चर ऑफ सोसाइटी, द सिंबल्स दैट आर नॉट वोकल, तो ये गलत है बिकॉज सिंबल जो है वो लैंग्वेज में जो भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का मतलब कि जो आप साउंड देखते हो, जो भी हम सिंबल्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे आप ओ का साउंड कैसे बोल रहे हैं, अ का साउंड, ई का साउंड कैसे बोल रहे हैं, तो दीज आर सम सिंबल्स इन लैंग्वेज एंड दीज सिंबल्स आर ऑलवेज वोकल, है ना, वोकल है जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो सी वाला भी गलत है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कल्चर ऑफ सोसाइटी है या द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला भी गलत है, द रिटन फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज। तो डायलेक्टेड, यहाँ पे बोला गया कि जो डायलेक्ट होती है यानी कि जो बोली होती है वो भाषा नहीं होती है, तो ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि जो भी बोलियां हम बोलते हैं, चाहे हम हरियाणवी बोली बोल रहे हैं, हम कोई छत्तीसगढ़ी बोली बोल रहे हैं, हम यूपी की कोई बोली बोल रहे हैं, तो हर बोली की खुद की, हर बोली क्या है, एक भाषा ही तो है। सो यहाँ पे बोला गया है 4 ऑप्शन में कि डायलेक्ट इज नॉट लैंग्वेज, तो ये गलत है। सो सही आंसर पे हम पहुंचे हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस की समझ हो जाए। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ है, अगर आप ये समझ गए कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप हर क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि अगर आप स्पीकिंग सिखा रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज में तो क्या शामिल नहीं होगा सेकेंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग? फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, तो बिल्कुल होगा भाई। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, आपको इंग्लिश को बोलना सीखना है, तो आप क्या करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे हर वर्ड का। फ्रेम बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि पहली भाषा का बेस जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, यानी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब है आपकी मदर टंग या आपकी होम लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज, तो बिल्कुल ग्रामर की हमें जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए। एंड कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट्स, अगर इवेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है तो और आप कहीं डिबेट में जाते हैं, कहीं आप ऐसे कल्चरल इवेंट में जाते हैं जहां इंग्लिश बोला जाता है, तो ये तो अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आपका बेस हिंदी का अच्छा है तो आप इंग्लिश भी सीख लेंगे, बल्कि जितना ज्यादा बेस हमारा स्ट्रांग होता है उतनी ही डिफिकल्टी हमें दूसरी लैंग्वेज को सीखने में होती है ना। जैसे कि हमारा हिंदी इतना स्ट्रांग है कि हम इंग्लिश में हमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। सो यहाँ पे बी वाला जरूरी नहीं है लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए, चाहे हम सेकंड की बात करें तो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड टू। अब एक लर्निंग डिफिकल्टी पूछा गया है कि डिस्प्रैक्सिया जो है वो किससे संबंधित है। सो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सो डिस्प्रैक्सिया देख लेते हैं। वन हु कैन नॉट सी पिक्चर, पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग, रीडिंग डिसऑर्डर और स्पीकिंग डिसऑर्डर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जो हमारा स्पीकिंग डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया या अफेजिया करके एक आता है, उसको हम कहते हैं स्पीकिंग। ठीक है, रीडिंग में आता है आपका डिसलेक्सिया, सिंपली डिसलेक्सिया बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पे बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्प्रैक्सिया होता है, या इसको मैं बोलूं अप्रैक्सिया, एक होता है अप्रैक्सिया, एक होता है डिस्प्रैक्सिया, दोनों ही रिलेटेड होता है पुअर मोटर स्किल से। जो अप्रैक्सिया होता है ना,
वो होता है जहाँ पे कंप्लीट लॉस हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट लॉस हो जाए। और डिस्प्रेक्सिया में ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं इसको हम सही कर सकते हैं किसी पर्सन में। सो बस यही डिफरेंस है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। अप्रेक्सिया मतलब कि कंप्लीटली उस चीज का लॉस हो जाना, और डिस्प्रेक्सिया का मतलब है कि वहां पे आप चेंजेस ला सकते हो, कहीं ना कहीं मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मोटर स्किल मतलब जो उसकी मूवमेंट है, बॉडी है, उससे संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसको देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 143। इसमें कहा गया है कि अ टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक टेक्स्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब होता है जो भी लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। तो एक टेक्स्ट है, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ये दो पार्ट में टेक्स्ट हो गया। वन लर्नर रीड्स द हाफ एंड अदर पार्टनर टेक्स डिक्टेशन। एक लर्नर ने इसको पढ़ा आधे को, और दूसरे लर्नर ने इसका डिक्टेशन लिया। डिक्टेशन क्या होता है, जो श्रुत लेख होता है हिंदी में, जिसे सुन करके हम उसको लिखवाते हैं, है ना, कि आपने कोई वर्ड सुना और उसको आपने लिख दिया, तो वो डिक्टेशन है। सो ये प्रोसेस जो है ये किस प्रकार का डिक्टेशन है, बेसिकली आपसे टाइप्स ऑफ डिक्टेशन पूछा गया है। सो दिस इज जिक्सॉ डिक्टेशन, रनिंग डिक्टेशन, पार्शियल डिक्टेशन और कंपोजिशन डिक्टेशन। सो यहाँ आप देखेंगे कि उस टीचर ने टेक्स्ट को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी यहाँ पे देर इज अ डिविजन। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिक्टेशन। यहाँ पे पार्शियल तरीके से डिक्टेट करवाया जा रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम डिमांड्स दैट। अब आपको बताना है कि अगर एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है तो वो क्या डिमांड करता है, ठीक है। वो क्या डिमांड करेगा, फर्स्ट है स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग ओनली, केवल उनको मदर टंग में सिखाया जाए। स्टूडेंट्स मदर टंग शुड गेट अ प्लेस इन द क्लासरूम, उनकी मदर टंग जो भी है बच्चों की, उसको क्लासरूम में स्थान दिया जाए। एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल शुड बी टॉट, यानी जितना हो सके उतनी भाषाएं सिखा देना मल्टीलिंगुअलिज्म है। या फिर एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम ओनली, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में सीखे। तो कभी भी मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम ये नहीं कहता कि केवल इंग्लिश मीडियम में ही वो पढ़ेगा, ना ही वो ये कहता है कि आप जितनी मर्जी उतनी भाषाएं सिखा देंगे। सिंपली मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि आप बच्चों की मदर टंग में कोई भी चैप्टर को, किसी भी लर्निंग को आप स्टार्ट करवाते एंड यू मूव ऑन टू ऐड मेनी लैंग्वेजेस, मतलब अदर लैंग्वेजेस को। जैसे आपने मदर टंग में कोई आपने टीचिंग स्टार्ट किया, बच्चों की मदर टंग को आपने क्लास में एक प्लेस दिया, उसके बाद हम ऐड करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को या अदर लैंग्वेज को, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल दे ऑफन डैश एंड स्पीक 2 और 3 लैंग्वेजेस। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया ना, ये सीधा सीधा एनसीएफ से आया है, ठीक है। एनसीएफ का अगर आप फोकस ग्रुप पेपर पढ़ेंगे, एक फोकस ग्रुप पेपर आता है, वहां से काफी क्वेश्चन जो है सीटेट में रिपीट होते हैं। ये जो है एनसीएफ का डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन है कि जब बच्चे आते हैं ना स्कूल में, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक स्लेट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं 2 से 3 भाषाओं को समझना आ जाता है। मैक्सिमम बच्चे अपनी भाषा को बोलना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो रीड कर सकते हैं जब वो स्कूल आते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जब आप उनका एडमिशन देखते हैं, जब वो एडमिशन करके आते हैं स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भी भाषा उनकी होती है उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो उनसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो 2 और 3 लैंग्वेजेस बिफोर कमिंग टू स्कूल, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा पूछा गया था कि लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, यानी भाषाई दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जो भाषा होती है और जो बोली होती है, भाषा और बोली जो है भाषाई दृष्टिकोण से, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि भाषाई दृष्टिकोण से भाषा और बोली में क्या है, भाषा और जो बोली होती है क्या वो डिफरेंट होती है, सेम होती है। नॉट रूल गवर्नड, यानी उनमें रूल नहीं होता, तो ये गलत हो गया। स्क्रिप्ट गवर्नड होती है, यानी उसमें लिपि होती है दोनों में। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है। दोनों क्या होती है, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से सेम होती है।
सो गाइज यहाँ पे अगर आप इंग्लिश का ये पढ़ रहे हैं ना, तो काफी जो आपके अभी जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था लास्ट अभी, तो उसमें क्या हुआ था कि काफी सारे इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना, उनको एज इट इज जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पूछा गया था। तो अगर जैसे आप अभी ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यही ऐसा ही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं ना, तो आपका हिंदी का पेडागोजी भी कवर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट हैव। अब देखो ये तीन चीजें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म है कि भाई बहुभाषिकता, जैसे कि एक पर्सन है जो दो से ज्यादा भाषाओं को यूज करता है, समझता है। कॉग्निटिव ग्रोथ और जो एजुकेशनल अचीवमेंट होती है, उनके बीच जो एक रिलेशन होता है वो कैसा होता है। तो याद रखना कि इनका हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। सो ये कहा जाता है कि जो मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको बहुत अनेक भाषाओं का ज्ञान हो, जैसे मान लीजिए जिस बच्चे को दो से अधिक भाषाओं का नॉलेज है, तो उसकी अचीवमेंट और उसका जो ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ, वो हमेशा अच्छा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हाट डू चिल्ड्रन कॉम्प्रीहेंड बाय रेगुलरली लिसनिंग टू पोएम एंड राइम्स। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर बच्चे रेगुलरली किसी पोयम को, राइम को सुनते हैं रेगुलर, तो वो क्या कॉम्प्रीहेंड करेंगे। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपने पढ़ के किसी चीज को ग्रास्प किया या अर्थ को समझा। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन का बेसिकली मतलब होता है, तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं, अपनी एक समझ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ या अर्थ बनाना। ठीक है, सो बच्चे पोएम और राइम से क्या करते हैं, क्या समझेंगे, वर्ड समझेंगे, सेंटेंस के रूल समझेंगे। तो देखो रूल तो होगा नहीं, क्योंकि वो पोएम सुन रहा है, सिंपली वो राइम सुन रहा है, तो वो पोइट के बारे में भी नहीं समझेंगे, है ना। यहाँ पे कवि का कोई काम नहीं है। आप देखोगे छोटे बच्चे को कवि के बारे में नहीं बताया जाता है, ग्रामर यहाँ होगा नहीं, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बना। वो क्या समझेंगे, भाषा के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, कुछ कुछ वर्ड समझ जाएंगे, कुछ कुछ साउंड समझ जाएंगे, पैटर्न को समझेंगे। तो ये चीजें बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 149 क्वेश्चन है, एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी द। अब यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बोला गया है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसे वो क्या क्या होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मदर टंग और इंग्लिश होना चाहिए पहली भाषा को, रीजनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर मदर टंग और रीजनल और होम लैंग्वेज। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना कि जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो आपका कोठारी आयोग ने दिया, 1966 जो कमीशन आया था, और इन्होंने कहा कि जो पहली भाषा होती है जिसमें हमें सिखाया जाना चाहिए, वो या तो मदर टंग होगी बच्चे की, या क्षेत्रीय भाषा होगी, रीजनल लैंग्वेज, या फिर उसकी होम लैंग्वेज होगी। तो ये तीनों ही सेम बात है। ठीक है, तीनों ही क्या है, सेम है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which article of the Indian Constitution asked each state to legally adopt one or more language spoken in their state along with Hindi as their official language। अब देखो ये जो एक्ट आया था ना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट था इसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, और आर्टिकल 345 में ये बात कही गई। ठीक है, क्या किस में कही गई, आर्टिकल 345 में कही गई कि भाई हर जो स्टेट है वो वन और मोर लैंग्वेज स्पोकन को अडॉप्ट करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद हिंदी, यानी कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि आर्टिकल 343(1) में कहा गया। याद रखना कि आर्टिकल 343(1) में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, और आर्टिकल 345 में कहा गया कि हर स्टेट हिंदी के अलावा अनेक भाषा को भी और भी भाषा को अडॉप्ट करेगा। इसमें इंग्लिश को कहा गया है, इंग्लिश की भी बात इसी एक्ट में कहा गया है। आर्टिकल 343(2) याद रखना, 343(2) में इंग्लिश को क्या बोला गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, जो कि आर्टिकल 343 में कहा गया।
सो ये सभी की बात इसी वाले एक्ट में की गई थी जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज यहाँ पे हमारे 150th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए थे 21 दिसंबर का, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगी इसका पेपर 2, और पेपर 2 में जो आपका जो पेडागोजी सेक्शन पूछा गया था, मैं एक ही वीडियो में दोनों को कवर कर दूंगी। अराउंड 30 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी जनवरी का पेपर, ठीक है, जिसमें जनवरी में जो भी आपके शिफ्ट्स हुए थे उनको भी कवर करूंगी। तो जितने भी आपके पेपर हुए ना, सारे पेपर को मैं ईच एंड एवरी पेपर को मैं करवा रही हूँ। सो अगर आपको अदर वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ से जाके आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट पे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सो उनके साथ आप शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।